Good afternoon, students. गुड गुड आफ्टरनून मैम। पिक क्लियर दिख रही है बेटा? यस मैम। यस मैम। ओके। इसके पीछे वाला आप लोग के पास बुक होगा ना? वो लास्ट वाला Yes. पैराग्राफ पेज नंबर 57 का बच गया था, तो उसको मैं बता देती हूँ। यह कथा अनेक क्षेप को मैं विस्तार के साथ सुनाई तो गई थी, मेरा मन फेरने के लिए, और मन फिरा भी, परंतु किसी सनातन नियम से कथावाचक की ओर न फिरकर कथा के नायकों की ओर फिर गया और घिसा मेरे और अधिक निकट आ गया। वह अपना जीवन संबंधी अपवाद कदाचित पूरा नहीं समझ पाया था, परंतु अधूरे का भी प्रभाव उस पर कम न था, क्योंकि वह सबको अपनी छाया से इस प्रकार बचाता रहता था मानो उसे कोई छूत की बीमारी हो। इस पैराग्राफ में जो महादेवी वर्मा जी जो हैं वो क्या बता रही हैं कि महादेवी वर्मा जी को वहाँ के आसपास के लोग, स्त्रियां, बच्चे घिसा के बारे में विभिन्न तरह के बातें बताया करते थे। तो उनके मन में, महादेवी वर्मा जी के मन में उसके लिए किसी भी प्रकार का कोई भी द्वेष या फिर बैर उत्पन्न नहीं हुआ, अपितु घिसा जो था वह उनके और निकट आ गया। उन्हें ऐसा उसके जीवन संबंधी जो भी विचार थे या फिर जिनके बारे में लोग बताया करते थे उनको, वह उससे सिर्फ उन लोगों को ही प्रभाव नहीं पड़ता था, अपितु घिसा भी उन सभी से, घिसा के मन पे भी उसका बहुत ही अत्यधिक प्रभाव पड़ता था। वह अपने आप को दूसरों से इस तरह बचाता था जैसे कि उसे कोई छूत की बीमारी हो। मतलब घिसा अपने आप को दूसरों से बचा के रखता था, अगर कोई इसे छू देगा तो दूसरों को छूत की बीमारी लग जाएगी, इसलिए घिसा अपने आप को बहुत ही बचा कर रखता था। ठीक है, क्लियर? अब हम आते हैं इस पैराग्राफ से पढ़ेंगे। पढ़ने उसे सबसे पहले समझने, उसे व्यवहार के समय स्मरण रखने, पुस्तक में एक भी धब्बा ना लगने, स्लेट को चमचमाती रखने और अपने छोटे से छोटे काम का उत्तरदायित्व बड़ी गंभीरता से निभाने में उसके समान कोई चतुर न था। इसी से कभी कभी मन चाहता था कि उसकी माँ से उसे मांग ले जाऊं और अपने पास रखकर उसके विकास की उचित व्यवस्था कर दूं, परंतु उसे उपेक्षितता पर मानानी विधवा का वही एक सहारा था। वह अपने पति का स्थान छोड़ने पर प्रस्तुत न होगी, वह भी मेरा मन जानता था, और उस बालक के बिना उसका जीवन कितना दुर्वाह हो सकता है यह भी मुझसे छिपाना था। फिर 9 साल के कर्तव्य परायण घिसा की गुरु भक्ति देखकर उसकी मातृभक्ति के संबंध में कुछ संदेह करने का साधन ही नहीं रह जाना था, और इस तरह घिसा और उन्हीं कठोर परिस्थितियों में रहा जहाँ क्रूरतम नियति ने केवल अपने मनोविनोद के लिए उसे रख दिया था। इस पैराग्राफ में महादेवी वर्मा जी जो हैं वह क्या बता चाहती हैं कि जो घिसा बालक है वह पढ़ने के समय, और या फिर जब महादेवी वर्मा जी जो है उसे कुछ समझा रही हैं, तो उसे व्यवहार में रखना, अपने व्यवहार में उस आचरण को रखना, या फिर स्मरण करना, हमेशा याद रखना उसे, पुस्तक में एक भी धब्बा ना लगने देना। स्लेट, पहले के लोग या फिर छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, आप लोग देखे होंगे, आप लोगों ने भी यूज किया होगा स्लेट, तो स्लेट को वो कभी भी उस पे दाग धब्बा नहीं लगने देता था, उसे हमेशा चमचमाता हुआ रखता था, और अपने उत्तरदायित्व, मतलब उसे जो कार्य दिया जाता था उसका वह निर्वहन बहुत ही मन लगाकर किया करता था। वह चतुर था, इसमें कोई भी संदेह नहीं था। कभी कभी महादेवी वर्मा जी का मन हमेशा यही चाहता था कि वह उनकी माँ से उसे मांग लें, लेकिन उस विधवा के पास या फिर उस स्त्री के पास, घिसा की माँ के पास, उस घिसा के सिवाय जीवन जीने के लिए और कोई सहारा नहीं था, इसलिए भी वह कुछ कह नहीं पाती थी। फिर वह 9 साल का जो बालक था वह
अपने गुरु भक्ति के लिए जब इतना कर्तव्य परायण था, तो अपने माँ के लिए वह कितना कर्तव्य परायण होगा, इस बात में कोई भी संदेह नहीं है। घीसा बड़ी ही कठोर परिस्थितियों में रहा है, जहाँ बहुत ही क्रूर नियति उसके साथ बहुत ही खराब व्यवहार, क्रूर मतलब खराब व्यवहार, नियति ने केवल अपने मनोविनोद के लिए रख दिया था। मतलब नियति जो है उसे क्रूरता से उसके साथ व्यवहार करने के लिए या फिर हंसी करने के लिए वहां उसे रखा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है। शनिवार के दिन वह अपने छोटे दुर्लभ हाथों से पीपल की छाया को गोबर मिट्टी से पीला चिकनापन दे आता था। फिर इतवार को माँ के मजदूरी पर जाते ही एक मैले फटे कपड़े से बंधी मोटी रोटी और कुछ नमक या थोड़ा चबेना और डली गुड़ बगल में दबाकर पीपल की छाया को एक बार फिर झाड़ने बुहारने के पश्चात वह गंगा के तट पर आ बैठता और अपनी पीली सजे ताकों पर क्षीण सांवले हाथ की छाया कर दूर दूर तक दृष्टि को दौड़ाता रहता। जैसे ही उसे मेरी नीली सफेद नाव की झलक दिखाई पड़ती, वैसे ही वह अपनी पतली टांगों पर तीर के समान उड़ता और बिना नाम लिए हुए भी साथियों को सुनाने के लिए गुरु साहब कहता हुआ फिर पेड़ के नीचे पहुंच जाता था। न जाने कितनी बार दोहराए तिहराए हुए कार्यक्रम की एक अंतिम आवृत्ति आवश्यक हो उठती। पेड़ की नीची डाल पर रखी हुई मेरी शीतल पट्टी उतारकर बार बार झाड़ पोंछ कर बिछाई जाती। कभी काम न आने वाली सूखी स्याही से काली कच्चे कांच की दावत, टूटे नीब और उखड़े हुए रंग वाले भूरे हरे कलम के साथ पेड़ के कोटर से निकालकर यथास्थान रख दी जाती। और तब इस विचित्र पाठशाला का विचित्र मंत्री और निराला विद्यार्थी कुछ आगे बढ़कर मेरे सप्रणाम स्वागत के लिए प्रस्तुत हो जाता। इस पैराग्राफ में महादेवी वर्मा जी जो है वह बता रही हैं कि हर एक हफ्ते में शनिवार आता है, ये तो आप लोग को भी पता होगा। तो शनिवार के दिन वह, शनिचर का मतलब शनिवार, शनिवार के दिन घीसा जो है वह क्या करता, पीपल का पेड़ जहाँ पे वह महादेवी वर्मा जी जो है बालकों को पढ़ाया करती थी, उस पीपल के पेड़ के नीचे गोबर और मिट्टी से क्या करता था, उसे लेप लेप पोत कर आ जाता था, चिकना करके आ जाता था, वहां झाड़ देता था। और दूसरे दिन जब रविवार होता तो उसकी माँ जब मजदूरी के लिए जाने लगती तो क्या करता, वह गुड़ रोटी चना ये सभी चीजें अपने एक छोटे से फटे हुए कपड़े में बांध लेता और क्या करता, दौड़ कर जाता गंगा नदी के किनारे पर जाकर आंखों के नीचे अपने हाथों, आंखों के ऊपर अपने हाथों को रखकर ऐसे निहारता जैसे कोई आ रहा हो। और जैसे ही उन्हें उसको घीसा को महादेवी वर्मा जी की नीले रंग की नाव आती हुई दिखाई देती तो क्या होता, वह झट से वहां से दौड़ के अपनी पतली टांगों पर झट से दौड़ के, वैसे तो उससे कोई मित्र बात नहीं करते थे लेकिन फिर भी मित्रों को यह बताने के लिए कि गुरु साहब करके चिल्लाता हुआ वह पीपल के पेड़ की छाया के नीचे फिर से आ जाता और वहां पे फिर से झाड़ पोंछ कर, जैसे कि कुछ पत्ती वगैरह गिरी रहती तो उन पत्तियों को देता और झाड़ के वहां पर बैठ जाता था। फिर जैसे ही वहां पे महादेवी वर्मा जी आती तो उनकी स्वागत के लिए वह तत्पर रहता, उन्हें सप्रणाम मतलब पैर छूकर प्रणाम करने के लिए वह हमेशा आगे तत्पर रह के खड़ा रहता। क्लियर है, कोई डाउट है किसी को? नो मैम। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ हम इसको पढ़ेंगे। महीने में 4 दिन ही मैं वहां पहुंच सकती थी और कभी कभी काम की अधिकता से एक आधे छुट्टी का दिन और भी निकल जाता, पर उस थोड़े से समय और इन्हीं गिने दिनों में भी
मुझे उस बालक के हृदय का जैसा परिचय मिल गया, वह चित्र के एल्बम के समान निरंतर नवीन सा लगता है। इस पैराग्राफ में महादेवी वर्मा जी जो है वह कह रही हैं कि महीने में 4 दिन, मतलब संडे तो 4 ही आते हैं महीने में, तो अब 4 संडे को ही वह जा पाने में सक्षम रहती थी, क्योंकि संडे संडे को ही छुट्टियां मिलती थी, तो उन छुट्टियों के समय में ही वह वहां जाती थी। इन 4 संडे को ही वह जा पाती थी, लेकिन कभी कभी यदि उनके पास काम अत्यधिक हो जाता था तो अत्यधिक काम के कारण भी वह कभी वहां नहीं जा पाती थी। लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद घीसा नामक जो बालक था वह उनके हृदय में अपना घर बसा चुका था, वह हमेशा उनके उसके बारे में सोचा करती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ लास्ट वाला है, ये लास्ट नहीं है, इस पेज का लास्ट पैराग्राफ है। ये पैराग्राफ मुझे आज भी वह दिन नहीं भूलता जब मैंने बिना कपड़ों का प्रबंध किए हुए उन बेचारों को सफाई का महत्व समझाते समझाते थका डालने की मूर्खता की। दूसरे इतवार को सब जैसे के तैसे ही समान थे, केवल एक गंगा जी के मुंह इस तरह धो आए थे, गंगा जी में मुंह इस तरह धो आए थे कि मैल अनेक रेखाओं में विभक्त हो गया था। कुछ के हाथ पांव ऐसे घिसे थे कि शेष मलिन शरीर के साथ वे अलग जोड़े हुए से लगते थे, और कुछ न होगा, कुछ न रहेगा बांस न रहेगा ना बजे न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी की कहावत चरितार्थ करने के लिए कीट मैले फटे फुटे घर ही छोड़कर ऐसे अस्थि पंजरमय रूप में आ उपस्थित हुए थे जिसमें उनके प्राण रहने का आश्चर्य है। पर घिसा गायब था। पूछने पर लड़के कानाफूसी करने या तो एक साथ सभी उसकी अनुपस्थिति का कारण सुनाने को आतिर होने लगे। एक एक शब्द जोड़ तोड़ कर समझाना पड़ा कि घिसा माँ से कपड़ा धोने के साबुन के लिए तभी से कह रहा था। माँ को मजदूरी के पैसे मिले नहीं और दुकानदार ने अनाज लेकर साबुन दिया नहीं। कल रात को माँ को पैसे मिले और आज सवेरे वह सब काम छोड़कर पहले साबुन लेने गई। अभी लौटी है, अतः घिसा कपड़े धो रहा है, क्योंकि गुरु साहब ने कहा था कि नहा धोकर साफ कपड़े पहन कर आना। इस पैराग्राफ में महादेवी वर्मा जी जो है वह जब बच्चों को पढ़ा रही थी तो उन्होंने सफाई के महत्व के बारे में समझाते हुए बहुत तरह के भाषण दे डाले थे, और यह उनकी मूर्खता थी, ऐसा वह इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग बता रही हैं। जब दूसरे रविवार को वह, इतवार का मतलब होता है रविवार, जब अगले रविवार को वह पहुंची तो बच्चों ने क्या किया कि गंगा जी में जाकर अपना मुंह धोकर आ गए, लेकिन और जो कपड़े थे, उन्होंने जो मले फटे कपड़े पहने हुए थे वह क्या किया, घर में ही उतार कर आ गए। ऐसे ही मतलब बिना कपड़ों के कह लीजिए, या फिर एक आध कोई कपड़े तन ढकने के लिए पहन के वह मैडम के पास, मतलब महादेवी वर्मा जी के पास चल पहुंच गए, लेकिन घिसा नहीं पहुंचा था। अब जो बच्चे वहां पे पहुंचे थे वो कुछ जैसे उनकी हड्डियां दिखाई पड़ती थी, उनके शरीर से सारी हड्डियां दिखाई पड़ती थी, कुछ इस तरह से दिखते थे। उनके शरीर पर उन्होंने मुंह को धोया हुआ था, तो जो मैल था, शरीर का मैल, वह क्या हो गया, इधर उधर फैला हुआ सा दिखाई पड़ता था। अब जब घीसा के ना पहुंचने का कारण महादेवी वर्मा जी ने बच्चों से पूछा तो उन्होंने बताया कि मैडम, मतलब गुरु साहिबा, बच्चे बोले गुरु साहिबा वह आपने पिछले एतवार को सफाई के महत्व के बारे में बताया था, तो उसकी माँ साबुन नहीं लेकर आ पाई थी, और दुकानदार ने अनाज लेकर, पुराने जमाने में अनाज लेकर साबुन देने का बहुत ही चलन था, साबुन या फिर सामान देने का बहुत चलन था। गांव में आज के समय में भी ऐसा होता है
कि आपको 1 किलो कोई अनाज दो, अनाज जैसे गेहूं या चावल दो, उसके बदले में आपको उतने रुपए का सामान दिया जाएगा। तो दुकानदार ने अनाज लेकर सामान ना देने की बात कही, तो उसे उस दिन साबुन नहीं मिल पाया उस रात को। और माँ को पेमेंट नहीं मिला था, मजदूरी के पैसे नहीं मिले थे, तो कहाँ से आते सामान। अब जब दूसरे दिन उसे शनिवार के दिन या रविवार के दिन सुबह प्रीति बाला या फिर जो भी हो बेटा, आप माइक ऑफ करिए। जब उन्हें उनकी माँ को पैसे मिले तो उस पैसों से वो पैसे लेकर गया और साबुन लेकर आया दुकान से और कपड़े धोने लग गया। तो वही उसने महादेवी वर्मा जी को बताया कि घीसा अभी लौट उसकी माँ अभी लौटी है, तो घीसा कपड़े धो रहा है, क्योंकि गुरु साहिबा ने उसे नहा धोकर उपस्थित होने के लिए और साफ कपड़े पहनकर आने के लिए कहा था। क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। वेट कर लो बेटा। दिख रहा है? गीता पाल, माइक ऑफ करिए बेटा। ओके मैम। नेक्स्ट पैराग्राफ हम देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ नहीं है, उसी पैराग्राफ को कंटिन्यू करना होगा हमें, जो भी हम पढ़ रहे थे ये वाला। इस पैराग्राफ में महादेवी वर्मा जी जो है और अभागे के पास कपड़े ही क्या थे, किसी दयावती का दिया हुआ एक पुराना कुर्ता जिसकी एक आस्तीन आधी थी और एक का अंगोछा जैसे फटा टुकड़ा। जब घिसा नहाकर गीला अंगोछा लपेटे और आधा गीला कुर्ता पहने अपराधी के सामने मेरे सामने आ खड़ा हुआ, तब आंखें ही नहीं मेरा रोम रोम गीला हो गया। उस समय समझ में आया कि द्रोणाचार्य ने अपने भील शिष्य से अंगूठे कैसे कटवा लिया था। एक दिन न जाने क्या सोचकर मैंने उन विद्यार्थियों के लिए 5 सेर जलेबियां ले गई, पर कुछ तोलने वाले की सफाई से, कुछ तुलवाने वाले की समझदारी से और कुछ वहां की छीना छपटी के कारण प्रत्येक को 5 से अधिक ना मिल सकी। एक कहता था मुझे एक कम मिली, दूसरे ने बताया मेरी अमुक ने छीन ली, तीसरे को घर में सोते हुए छोटे भाई के लिए चाहिए, चौथे को किसी और की याद आ गई। पर इस कोलाहल में अपने हिस्से की जलेबियां लेकर घीसा कहाँ खिसक गया यह कोई नहीं जान सका। एक नटखट अपने साथी से कह रहा था, सार एक तो पिलवा पाले है, उन्हीं का दे बरे गा होही। पर मेरी दृष्टि से संकुचित होकर चुप रह गया और तब घिसा लौटा ही, उसका सब हिसाब ठीक था। जलखई वाले छन्ने में 2 जलेबियां लपेटकर वह माई के लिए छप्पर में होश आया। एक उसने अपने पाले हुए बिना माँ के कुत्ते के पिल्ले को खिला दी और 2 स्वयं खा ली। और चाहिए पूछने पर उसकी संकोच भरी आंखें झुक गई, ओठ कुछ हिले। पता चला कि पिल्ले को उसे कम मिली है। दे दो गुरु साहेब, पिल्ले को एक और दे दो। इस पैराग्राफ में महादेवी वर्मा जी जो है वह क्या बता रही हैं? पेन का यूज कौन कर रहा है?
गीता पाल, आपको समझ में नहीं आता है? माइक ऑफ करने के लिए बोला गया तो इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग महादेवी वर्मा जी जो हैं वह बता रही हैं, हाँ मैंने यहाँ तक समझाया था आप लोगों को कि वो घीसा जो है वह नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर आने बोला गया था उसे। अब इसके बाद महादेवी वर्मा जी के सामने घीसा जो है वह उपस्थित हो जाता है, लेकिन उसके पुराने और जो उसे कुर्ते दिए गए थे वह कुर्ता जो था, उसके पास एक ही कुर्ता था, उसे भी उस कुर्ते को भी किसी ने उसे दान में दिया था। उस कुर्ते का आशुतोष, क्या हो गया बेटा? उस कुर्ते का आस्तीन जो था आधा था और एक फटा हुआ अंगोछे जैसा एक टुकड़ा था उसके तन पे। जब घीसा नहाकर गीला कपड़ा पहनकर अंगोछा लपेटे हुए, अंगोछा मतलब तौलिया, ठीक है, तौलिया लपेटे हुए भीगा कुर्ता पहनकर अपराधी के समान महादेवी वर्मा जी के सामने उपस्थित हुआ तो उनका रोम रोम जो है वह, उनकी आंखें नहीं, उनका रोम रोम ही गीला हो गया उसको इस तरह देखकर। तब उन्हें समझ में आया कि द्रोणाचार्य ने अपने भील शिष्य से अंगूठे क्यों मांग लिए थे। एक दिन महादेवी वर्मा जी ने न जाने क्या सोचकर उन विद्यार्थियों के लिए 5 से 6 किलो के करीब में जलेबी ले गए। अब जलेबियां तौलने वाले की सफाई थी या तुलवाने वाले की सफाई थी, मतलब तौल के जो देते हैं उन लोग का क्या धरा था या फिर महादेवी वर्मा जी की समझदारी थी, ऐसा कुछ उन्हें समझ में नहीं आया। जब बच्चों ने छीना झपटी की तो सभी के हिस्से में 5 से 6 जलेबियां आई। सभी ने अपनी अपनी जलेबियां तो ले ली। उसके बाद महादेवी वर्मा जी को बता रहे थे, किसी ने बताया कि हमें 4 ही जलेबियां मिली, किसी ने बताया कि हमारी जलेबियां किसी ने छीन ली, किसी ने बताया कि मुझे एक कम ही मिली, किसी ने बताया कि हमें अपने भाई को देना है, हमें और चाहिए, और किसी को किसी की याद आ गई। इस तरह से जलेबियों का बंटवारा तो हो गया, लेकिन सभी का कंप्लेन महादेवी वर्मा जी के पास आ गया। इन सभी कोलाहल में, मतलब भागा दौड़ी में, छीना छपटी में, जो घीसा नामक बालक था वह कब अपनी जलेबियां लेकर भाग गया वह किसी को भी पता नहीं चला। तो महादेवी वर्मा जी ने जब पूछा कि घीसा कहाँ गया, तो विद्यार्थियों ने कहा, वहां के इलाहाबादी लैंग्वेज में यहाँ पे बताया है, सार एक तो पिल्ला पाले है, मतलब उस लड़के ने, घीसा ने एक पिल्ला, छोटे से कुत्ते का बच्चा पाला हुआ है, वही का दे बरे गा होगी, उसी को देने के लिए गया होगा। मेरी दृष्टि से, मतलब महादेवी वर्मा जी की दृष्टि से वह संकुचित होकर चुपचाप रह गया। फिर धीरे से वह घिसा लौट आया। उसका हिसाब किताब बहुत ही ठीक था। उसने 2 जलेबियां लपेटकर अपनी माँ के लिए छप्पर में, छप्पर मतलब जो उसका घर था, घर में छोटे छोटे मुक्ति सा होते हैं, मतलब छोटा छोटा स्थान छोड़ दिया जाता है कुछ रखने के लिए। जो मड़ई वाला घर होता है या फिर टाट वाले जो घर होते हैं, उनमें छोटी छोटी स्पेस छोड़ी जाती है कि उसमें कुछ रखा जा सके। तो वहां पे उसने अपनी माँ के लिए 2 जलेबियां रख दी, 2 खुद के लिए ले ली, और कुत्ते के पिल्ले के लिए, जो बिना माँ का कुत्ता का पिल्ला था, उसके लिए जलेबियां एक कम पड़ गई। तो उसने, जब वह वहां पहुंचा तो महादेवी वर्मा जी ने उससे पूछा कि और चाहिए। पूछने पर वह संकुचित आंखों, मतलब अपनी आंखें झुकाकर और ओठ हिलाकर कुछ बोला। पता चला कि पिल्ले को उससे कम मिली है, मतलब उसके पिल्ले को सिर्फ एक ही मिली है, बाकी उसकी माँ के लिए और उसके लिए तो 2-2 हो गई। तो गुरुदेव साहब ने
उसके पिल्ले के लिए एक और जलेबी दे दी। क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. आवाज आ रही है बेटा? यस मैम। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा ये है, और होली के पहले ही एक घटना तो मेरी स्मृति में ऐसे गहरे रंगों में अंकित है जिसका भूल सकना सहज नहीं। उन दिनों हिंदू मुस्लिम वैमनस्य धीरे धीरे बढ़ रहा था और किसी दिन उसके चरम सीमा तक पहुंच जाने की पूर्ण संभावना थी। घीसा 2 सप्ताह से ज्वर से पड़ा था। दवा मैं भिजवा देती थी, परंतु देखभाल का कोई ठीक प्रबंध न हो पाता। 2-4 दिन उसकी माँ स्वयं बैठी रही, फिर एक अंधी बुढ़िया को बैठाकर काम पर जाने लगी। यहाँ पर महादेवी वर्मा जी जो हैं, उनके स्मृति में एक और घटना थी जिसे वह कभी नहीं भुला पाई। होली के समय, के पहले के समय की यह घटना है जिसे महादेवी वर्मा जी यहाँ पर लिखी हैं। उसे भूल पाना उनके लिए बिल्कुल भी सहज नहीं था, मतलब सरल नहीं था। हिंदू मुस्लिम का आज भी लड़ाई चलते रहता है, तो हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाई थी वह बहुत धीरे धीरे करके बहुत ही बढ़ने लगी, मतलब चरम सीमा के पास तक पहुंच गई थी। पूर्ण संभावना थी कि बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होगा। और घीसा जो था वो 2 सप्ताह से बहुत ज्यादा बीमार चल रहा था। उसके लिए दवाइयां महादेवी वर्मा जी तो भिजवा दिया करती थी, लेकिन उसके पास रहने के लिए कोई भी नहीं था। कुछ दिनों तक, 2-4 दिनों तक उसकी माँ तो रही, लेकिन जब ऐसा एहसास होने लगा कि खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, तो मजदूरी पर जाने के लिए उसकी माँ ने क्या किया, उसके पास एक बूढ़ी और अंधी बुढ़िया को बैठा दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। इस पैराग्राफ को, इतवार की सांझ को मैं बच्चों को विदा दे घीसा को देखने चली, परंतु पीपल के 50 पग दूर पहुंचते पहुंचते उसी को डगमगाते पैरों से गिरते पड़ते अपनी ओर आते देखा। मेरा मन उद्विग्न हो उठा, पर तो इधर इन 15 दिन से उठा ही नहीं था, अतः मुझे उसके सन्निपातग्रस्त होने का भी संदेह हुआ। उसके सूखे शरीर से विद्युत सी दौड़ रही थी, आंखें और भी सतेज और मुख ऐसा था जैसी हल्की आंच में धीरे धीरे लाल होने वाले लोहे का टुकड़ा। महादेवी वर्मा जी जो है बता रही हैं कि रविवार की शाम को 15 दिन के पश्चात जब वह बच्चों को पढ़ाकर निकली, तो पीपल के पेड़ से 50 पग दूर चलते ही घीसा क्या हुआ, उनकी तरफ आता हुआ उन्हें दिखाई दिया। धीरे धीरे अपने डगमगाते हुए पैरों से चल के आ रहा था, तो उनका मन जो है वह क्या हो गया, बहुत ही उद्विग्न हो गया। उद्विग्न का मतलब, उद्विग्न मतलब समझते हो? नो मैम। परेशान। वेरी गुड बेटा। उद्विग्न मतलब परेशान या घबरा जाना, ठीक है। 15 दिन के पश्चात वह बिस्तर से उठा था और उसके बहुत ज्यादा बीमार होने का संदेह उन्हें हो गया था। उसका शरीर जो था वह विद्युत सा उसमें दौड़ रहा था। आंखें जो थी वह महादेवी वर्मा जी की ओर
उनके मुख को देख रही थी, जैसे हल्की आंच से धीरे धीरे लाल होने वाला लोहे का टुकड़ा। उसकी आंखें जो थी वो लोहे के समान छोटे, जैसे लोहे को जलाया जाता है तो हल्का हल्का जलने लगता है, लाल होने लगता है, तो वैसे ही उसकी आंखें भी उसी के समान प्रतीत हो रही थी। नेक्स्ट पैराग्राफ में महादेवी वर्मा जी जो है वह लिख रही हैं, पर उसके वातग्रस्त होने से भी अधिक चिंताजनक उसकी समझदारी की कहानी निकली। वह प्यास से जाग गया था पर पानी पास नहीं मिला नहीं, और मनिया की अंधी आदि से मांगना ठीक न समझकर वह चुपचाप कष्ट सहने लगा। इतने में मुल्लू के कक्का ने पास से लौटकर दरवाजे से ही अंधी को बताया कि शहर में दंगा हो रहा है, और तब उसे गुरु साहब का ध्यान आया। मुल्लू के कक्का के हटते ही वह ऐसे हौले हौले उठा कि बुढ़िया को पता ही न चला, और कभी दीवार कभी पेड़ का सहारा लेता लेता इस ओर भागा। अब वह गुरु साहब के गोड़ धर कर यही पड़ा रहेगा, पर पार किसी तरह भी न जाने देगा। यहाँ पर महादेवी वर्मा जी जो है वह बता रही हैं कि वातग्रस्त का मतलब ज्वर से पीड़ित या फिर बुखार से वह बहुत ज्यादा पीड़ित था, लेकिन फिर भी उसकी इतनी समझदारी की कहानी सुनकर वह आश्चर्यचकित रह गई। वह प्यासा था, प्यास से जाग उठा था, पानी घर में पानी नहीं था, और अंधी बुढ़िया से वह कह नहीं सकता था, मांगना उसको ठीक नहीं लगा कि वह खुद ही नहीं देख सकती तो उसे वह पानी क्या ला कर देगी। चुपचाप वह कष्ट सहने लगा। इतने में ही वहां पे किसी मुल्लू नामक बच्चे के पिताजी वहां से दरवाजे से लौटकर जा रहे थे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे शहर में दंगा हो गया है, मतलब हिंदू मुस्लिम वाला दंगा होने वाला था, तो हिंदू मुस्लिम वाला वह दंगा हो गया। तो उससे अचानक से गुरु साहब का मतलब महादेवी वर्मा जी का ध्यान आया। मुल्लू के काका के बाहर जाते ही वह धीरे से उठा, बिना आहट किए हुए, जिससे कि उस बुढ़िया को कुछ भी पता ना चले, और वह आगे की तरफ बढ़ता गया। धीरे धीरे बढ़ा, कभी पेड़ का सहारा तो कभी दीवार का सहारा लेते हुए धीरे धीरे वह आ गया, और गुरु साहब मतलब महादेवी वर्मा जी के पैर को पकड़कर बोलने लगा कि अब आपको मैं गंगा के पार नहीं जाने दूंगा। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखिए लास्ट पैराग्राफ इसका, इसके बाद आगे के 2 पेजेस और बचे हुए हैं, उसको हम कल पढ़ेंगे। तब मेरी समस्या और भी जटिल हो गई। पार तो मुझे जाना था ही, पर साथ ही बीमार घीसा को ऐसे समझकर जिससे कि उसकी स्थिति और गंभीर ना हो जाए, पर सदा से संकोच, नम्र और आज्ञाकारी घीसा का इस दृढ़ और हठी बालक में पता ही न चला था। उसने पार साल ऐसे ही अवसर पर हताहत 2 मलाह देखे थे, और कदाचित इस समय उसका रोग से विपरीत मस्तिष्क उन चित्रों में गहरा रंग भरकर मेरी उलझन को और उलझा रहा था। लास्ट पैराग्राफ में महादेवी वर्मा जी जो है वह बता रही हैं कि उनकी समस्या बहुत ही ज्यादा जटिल हो गई थी। क्यों? क्योंकि उन्हें गंगा के पार तो जाना ही था, क्योंकि उनका घर था वहां, तो घर पे तो अपने जाना ही पड़ता है, और घीसा जो था वो बहुत ज्यादा बीमार था, और इधर दंगा भी फैल गया था, तो अब वह कैसे जाती? दोनों ही चीजों को, इधर दंगा भी था और घीसा बहुत ज्यादा बीमार था, और उसकी जिद बहुत ज्यादा थी कि मैं आपको जाने ही नहीं दूंगा गंगा पार। उसका मस्तिष्क जो उसके मस्तिष्क में अनेकों तरह के चित्र और उलझने भरी हुई थी कि मैडम अगर महादेवी वर्मा जी या गुरु साहिबा अगर गंगा पार जाएंगे तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए वह जिद पकड़ के बैठ गया कि आपको मैं नहीं जाने दूंगा। क्लियर है ये पैराग्राफ? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. आगे का जो 2 पेजेस बचे हुए हैं वो मैं आप लोगों को मंडे को समझाऊंगी, ठीक है? Okay, ma'am. हैव अ गुड डे। Thank you, ma'am.